सेक्शन 9 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 डिस्कस कर लिया था। साथ ही हमने एक्सप्लेनेशन 1 भी डिस्कस कर ली थी, जो हमें बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएंगी। आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 हमें बताएगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस कनेक्शन मानी जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर कहा गया कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट, मान लीजिए अगेन यहां पर न्यूयॉर्क, यहां पर मिस्टर एक्स हैं जो कि नॉन रेजिडेंट है, और यहां पर इंडिया है, और इंडिया में यहां पर ये जो नॉन रेजिडेंट है ये अपना कोई एजेंट या फिर अपनी कोई अथॉरिटी यहां पर बनाते हैं, या फिर अपना कोई एजेंट यहां पर अपॉइंट कर देते हैं। और इस एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है? इस एजेंट का काम होता है कि यह जो नॉन रेजिडेंट है मिस्टर एक्स, इसके बिहाफ पर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहां पर सिक्योर करते हैं। सिक्योर मींस कि वो इनके बिहाफ पर, मिस्टर एक्स के बिहाफ पर, मान लीजिए यहां पर यह एजेंट अपॉइंट किया गया मिस्टर वाई, और इस एजेंट के लिए यहां पर इन्होंने मिस्टर जेड से कोई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया मिस्टर एक्स के लिए। दैट मीन्स मिस्टर जेड को जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी बाय मिस्टर एक्स, लेकिन जो मिस्टर वाई है वो मिस्टर एक्स के बिहाफ पर मिस्टर जेड के साथ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करते हैं। तो ऐसे में यह जो एक्टिविटी है, यह जो ट्रांजैक्शन है, यह मानी जाएगी कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। तो यहां पर किसी भी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर सिक्योर किया जाता है, सेव किया जाता है, तो ऐसे में वह कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। तो यहां पर सिक्योर करता है, कंक्लूड करता है। तो ध्यान रखें, एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो यहां पर एक्टिविटी कैरिड आउट बाय मिस्टर वाई ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि क्या है? नॉन रेजिडेंट। और इसका काम क्या है? ये habitually exercise in India an authority to conclude contracts on behalf of the non-resident, or habitually conclude contracts or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contract by that non-resident। तो यहां पर मिस्टर वाई जो है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, और प्रिंसिपल रोल प्ले करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। और यह जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स किस चीज के हैं? यहां पर कहा गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, नंबर 1, इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट जो कि है मिस्टर एक्स, तो ऐसे में यह क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया।
दूसरा, यह जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, या फिर फॉर द ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज यहां पर दिया जा रहा है। और यह जो ओनरशिप है, यह जो राइट टू यूज है, यह बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी का राइट टू यूज है या ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है जो क्या है, ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर के लिए, या फिर उस प्रॉपर्टी को जो यूज करने का राइट है उसको ग्रांट करने के लिए, उसको देने के लिए, तो ऐसे में यह जो प्रॉपर्टी है यह नॉन रेजिडेंट के नाम पर है, ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट है, तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। तीसरा, यह जो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं फॉर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट। तो मान लीजिए कि ये जो मिस्टर जेड है, इनको न्यूयॉर्क में कोई बिजनेस सेटअप करना है। उस बिजनेस सेटअप करने के रिगार्डिंग इनको यहाँ पर कोई सर्वे कराना है, न्यूयॉर्क में कोई सर्वे कराना है कि वो जो बिजनेस वहाँ पर करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और इसके लिए मिस्टर एक्स के साथ वो डील करते हैं कि ये सर्वे मिस्टर एक्स के द्वारा किया जाएगा। और मिस्टर एक्स का एक एजेंट यहाँ पर मिस्टर वाई ऑलरेडी इंडिया में है, जो मिस्टर जेड के साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करेगा और प्रिंसिपल रोल प्ले करेगा। तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर एजेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया जाता है तो ऐसे में वह बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट के नाम पर है तो यह बिजनेस कनेक्शन है। यह कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट की किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए है या फिर राइट टू यूज देने के लिए है तो भी यह बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। या फिर यह कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग है तो भी यह बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन 2 क्लोज ए हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन 2 क्लोज बी, जिसमें बेसिकली बताया गया कि मान लीजिए यहां पर न्यूयॉर्क में मिस्टर एक्स जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, न्यूयॉर्क में मिस्टर एक्स है जो कि बेसिकली एक नॉन रेजिडेंट है, और ये क्या करते हैं, ये इंडिया में इन्होंने एक गोडाउन मेंटेन किया है, स्टॉक ऑफ गुड्स। और ये क्या करते हैं, इस गोडाउन से इंडिया में सेल करते हैं, इंडिया से बाहर सेल करते हैं, इंडिया के अंदर सेल करते हैं। तो बेसिकली यह स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन किया जा रहा है और इस गोडाउन से जो भी गुड्स की है वो डिलीवरी पहुंचाई जाती है कस्टमर्स को ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो यहां पर कोई भी इस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर, इस नॉन रेजिडेंट मिस्टर एक्स के बिहाफ पर, तो यहां पर कोई भी एजेंट या कोई भी अथॉरिटी जो यह काम करती है तो ऐसे में यह जो एक्टिविटी है, यह जो ट्रांजैक्शंस है, यह बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन
हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो यहां पर मिस्टर वाई को अपॉइंट किया गया है, जो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के बिहाफ पर गुड्स की डिलीवरी करते हैं, इस गोडाउन को, स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं। तो यहां पर कहा गया एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट हैज नो सच अथॉरिटी बट habitually maintains in India a stock of goods or merchandise from which he regularly deliver goods or merchandise on behalf of the non-resident। तो यहाँ पर मिस्टर वाई के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिस्टर एक्स के बिहाफ पर इस गोडाउन को, स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं और यहाँ से गुड्स की, मर्केंटाइज की डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे में ये क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 क्लोज सी, जिसमें बेसिकली कहा गया कि मान लीजिए अगेन यहां पर यूएसए है, यूएसए में मिस्टर एक्स है जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, और इंडिया में यहां पर मिस्टर जेड है जो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के बिहाफ पर, मिस्टर एक्स के बिहाफ पर जो ऑर्डर होते हैं वो सिक्योर करते हैं, जो ऑर्डर है वो रिसीव करते हैं। तो ऐसे में ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। तो यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कोई भी ऑर्डर सिक्योर करता है, ऑर्डर को रिसीव करता है, तो ऐसे में यह जो है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट। तो यह क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहां पर एक टैक्स प्लानिंग लोगों के द्वारा की गई, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने नलीफाई किया, लॉ को अमेंड किया। यहां पर जो प्लानिंग की गई वो प्लानिंग बेसिकली कुछ इस तरह की गई कि मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स यूएसए में मिस्टर एक्स क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कॉन्टैक्ट करते हैं। यहां पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, और इंडिया में ये लोग मिस्टर जेड से क्या करते हैं, ऑर्डर सिक्योर कराते हैं। तो यहां पर मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो जब यहां पर देखा गया कि मिस्टर जेड किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मिस्टर जेड काफी सारे बंदों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सप्लेनेशन 2 यहां पर नहीं लग पाएगी। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर एक टैक्स प्लानिंग ये की गई, ये बेसिकली मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये सिर्फ मिस्टर एक्स के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं यूएसए से, और मिस्टर जेड से काम करा रहे हैं इंडिया में। लेकिन मिस्टर जेड इंडिया में कहते हैं कि देखो जी, मैं तो इंडिपेंडेंट एजेंट हूं, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर जो है बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मैं तो इंडिपेंडेंट एजेंट के काम के तौर पर काम कर रहा हूं, मैं मिस्टर ए के लिए भी काम करता हूं, मिस्टर बी के लिए भी काम करता हूं, मिस्टर सी के लिए भी काम करता हूं, और मिस्टर एक्स के लिए भी काम करता हूं। तो ऐसे में यहां पर इन सभी का बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर जो नॉन रेजिडेंट है वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट के कॉमन कंट्रोल में है, या तो वो दूसरे नॉन रेजिडेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पर मिस्टर एक्स जो है, यहां पर जो मिस्टर एक्स है वो इन नॉन रेजिडेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं ये मिस्टर जेड के जरिए बिजनेस ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा गया कि एनी पर्सन कैरिंग आउट थ्रू ए पर्सन any business activity carried out through a person who acting on behalf of the non-resident habitually secures order in India mainly or wholly for the non-resident or for that non-resident and other non-residents controlling
controlled by or subject to the same common control as that non resident. तो that means अगर मिस्टर जेड इस नॉन रेजिडेंट के लिए कोई भी ऑर्डर सिक्योर करते हैं या फिर उसके द्वारा कंट्रोल किए गए नॉन रेजिडेंट्स के ऑर्डर सिक्योर करते हैं, तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद कहा गया कि जो बिजनेस कनेक्शन है इन इंडिया, अगर ये जो मिस्टर जेड है, अगर ये इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये किसी एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं या फिर उस व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर ये किसी एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं करते हैं या फिर किसी ग्रुप के लिए काम नहीं करते हैं, ये एज ए जनरल एजेंट काम करते हैं, सभी के लिए काम करते हैं, तो ये इंडियन इंडिपेंडेंट एजेंट माने जाएंगे और इनका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन independent status. If such broker, general commission agent or any other agent having an independent status is acting in the ordinary course of business. तो दैट मीन्स यहाँ पर मिस्टर एक्स के द्वारा कोई गोडाउन क्रिएट नहीं किया गया है, कोई भी रेगुलर काम नहीं हो रहा है मिस्टर जेड से। यहाँ पर मिस्टर जेड है वो सभी के लिए काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी सभी के लिए काम कर रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट है, किसी एक के कंट्रोल में नहीं है या फिर किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट है और उनके जरिए जो भी कोई काम कराता है तो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर इस इंडिपेंडेंट एजेंट का कंट्रोल जो है वो किसी एक नॉन रेजिडेंट के हाथ में है या फिर ग्रुप ऑफ नॉन रेजिडेंट्स के हाथ में है, तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट वर्क्स मेनली और होली ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट or on behalf of such non-resident and other non-residents which are controlled by the principal non-resident or have a controlling interest in the principal non-resident or are subject to the same common control as the principal non-resident, he shall not be deemed to be a broker, general commission agent or an agent of an independent status. तो यहाँ पर ध्यान रखें कि एक्सप्लेनेशन 2 के तहत आपको यह भी चेक करना है कि जो काम किया जा रहा है, जो इंडिया में जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, जो एजेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में नहीं है, तो वह एक इंडिपेंडेंट एजेंट है। और कोई भी नॉन रेजिडेंट ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंट से अगर काम कराता है तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यह प्रूव हो जाता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में, एक नॉन रेजिडेंट के कंट्रोल में या फिर एक ग्रुप ऑफ नॉन रेजिडेंट के कंट्रोल में काम कर रहा है, तो ऐसे में वो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं माना जाएगा और उन नॉन रेजिडेंट्स जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उनका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और जो भी इनकम अक्रूराइज होती है ऐसी ट्रांजैक्शन से, ऐसी एक्टिविटी से, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो एक्सप्लेनेशन 2 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम सेक्शन 9 को ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे आगे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जो है गवर्नमेंट अगर किसी भी एम्प्लॉय को क्या देती है, सैलरी देती है और इस एम्प्लॉय की जो सर्विसेज हैं वो दी गई हैं आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे में यह जो सैलरी दी गई है
फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो यह मानी जाएगी इनकम डीम्ड टू बी accrue or arise in India, भले ही यह सर्विसेज रेंडर की गई है आउटसाइड इंडिया, भले ही सैलरी दी गई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन यह जो इनकम है यह डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ऐसा कब होता है? जनरली आपने देखा होगा जो एम्बेसी होती है तो वहां पर डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंडिया से बाहर ही होते हैं और इंडिया से बाहर ही अपनी सर्विस रेंडर करते हैं और इंडिया से बाहर ही अपनी सैलरी रिसीव करते हैं। तो ऐसे में भले ही देखने में यह लगता है कि इनकम जो है अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी जो इनकम है, ऐसी जो सैलरी इनकम है, वो डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और इंडिया में ही वो टैक्सेबल होगी। तो यहां पर सबसे पहली जो हमारी बात खत्म होती है, इफ एनी इंडिविजुअल इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड is an employee of the government and is posted outside India, his salary income shall be accruing arising in India। तो यहां पर यह क्या है? इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज पोस्टेड इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इन दिस केस his salary income shall be deemed to be accrue arise in India। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बात आती है कि मान लीजिए ये आपका यहां पर इंडिया है और ये आपका यहां पर यूएसए है। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है? लोन लिया है। मान लीजिए यहां पर कोई यूएसए की एजेंसी थी और उससे क्या लिया है? लोन लिया है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट यहां पर इस यूएसए एजेंसी को इंटरेस्ट पे कर रही है। तो यह जो इंटरेस्ट है यह यूएसए एजेंसी के लिए क्या है? इंटरेस्ट इनकम है। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लोन लेगी उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो क्या मानी जाएगी? अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहां पर जो है यूएसए एजेंसी के लिए यह इंटरेस्ट इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो इसलिए यह जो है इंडिया में टैक्सेबल होगी। इसके साथ ही कहा गया कि गवर्नमेंट जो है ये जो पैसा है ये इंडिया में भी यूज कर सकती है। कौन सा पैसा? लोन का पैसा। और आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में यूज करना चाहती है, कोई अनदर कंट्री है यहां पर, और उसके लिए यहां पर यह जो पैसा है, वो जो लोन का पैसा है वो यूज करती है, तो यहां पर पर्पज चाहे इंडिया में यूज किया गया हो चाहे आउटसाइड इंडिया किया गया हो, जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा वो जो है अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इफ एनी लोन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, interest paid by the government shall be considered to be income of the person who has received such income and it is accrue arise in India and it doesn't matter whether loan was used in India or outside India। तो यहां पर मान लीजिए जो लोन लिया गया है वो 1000 लाख रुपीस का लिया गया है, 1000 लाख रुपए का यहां पर लोन लिया गया है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां पर 100 लाख रुपीस का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा और यह 100 लाख रुपीस यूएसए एजेंसी के हाथ में जो है अक्रू और अराइज इन इंडिया माने जाएंगे और उस पर इंडिया में टैक्स देना होगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा केस आता है, मान लीजिए ये इंडिया है और यहां यूएसए में कोई यूएसए एजेंसी है और यहां पर जो लोन लिया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है, वो लिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, पर्सन अदर देन गवर्नमेंट।
मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, उसने यह लोन लिया है यहां पर 1000 लाख रुपीस का एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां पर कहा गया कि अब जो इंडियन कंपनी जो है वो जो इंटरेस्ट पे करेगी 100 लाख रुपीस का, वो माना जाएगा डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और एक बार यह अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाता है तो यूएसए एजेंसी को इंडिया में इस पर टैक्स देना होगा। लेकिन यहां पर कंडीशन रखी गई कि यह अक्रू अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब जो लोन का पैसा है वो यूज हुआ हो, यूज्ड इन इंडिया। अगर लोन का पैसा मान लीजिए कोई अनदर कंट्री के लिए यहां पर यूज हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में यह डीम्ड टू बी अक्रू अराइज नहीं माना जाएगा। यह डीम्ड टू बी अक्रू अराइज माना जाएगा ओनली इन सिचुएशन ऑफ जो पैसा है वो यूज्ड इन इंडिया हो। गवर्नमेंट के केस में पैसा कहीं भी यूज किया गया हो, इंडिया में यूज किया गया हो, इंडिया से बाहर किया गया हो, वो अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा और कोई व्यक्ति है तो ऐसे में वो जो है इंटरेस्ट इनकम तभी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी जब लोन का पैसा इंडिया में यूज किया गया हो। तो यहां पर ध्यान रखें, इफ एनी लोन हैज बीन टेकन बाय ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो इस व्यक्ति का क्या होना जरूरी है, रेजिडेंट होना जरूरी है साथ में। रेजिडेंट इन इंडिया, interest income shall be accrue arise in India only if loan amount has been used in India, but if the loan amount has been utilized outside India it will be accrue arise outside India। तो यहाँ पर ध्यान रखें, for example ABC Limited, an Indian company has taken a loan from agency in USA and the amount was utilized in USA. In this case interest income shall be accrue arise in USA, but if loan amount is used in India then it will accrue arise in India। तो यहां पर ध्यान रखें कि रेजिडेंट इंडियन के केस में यहां पर जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, वो तभी accrue arise इन इंडिया माना जाएगा जब जो लोन का पैसा है वो इंडिया में यूटिलाइज किया गया हो। उसके बाद यहां पर कहा गया नॉन रेजिडेंट के केस में, थर्ड वन, तीसरे केस में यहां पर हमसे कहा गया कि मान लीजिए यह इंडिया है और यूएसए एजेंसी से लोन लिया गया है और लोन लिया गया है बाय एन नॉन रेजिडेंट। मान लीजिए नॉन रेजिडेंट यहां पर किसी दूसरी कंट्री में है, हम यहां पर चाइना मान लेते हैं, चाइना के अंदर यह नॉन रेजिडेंट बैठा है और नॉन रेजिडेंट के द्वारा यहां पर यह लोन लिया गया है। तो यहां पर जो नॉन रेजिडेंट है वो चाइना में बैठा है और उसके द्वारा यह लोन लिया गया है 1000 लाख रुपीस का, और उस पर जो इंटरेस्ट पे होना है एट द रेट ऑफ 10%, तो यहां पर 100 लाख रुपीस का यहां पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को लोन दिया गया है और अगर नॉन रेजिडेंट के द्वारा वो जो लोन का पैसा है वो आउटसाइड इंडिया यूज किया गया है, आउटसाइड इंडिया यूज किया गया है वो लोन का पैसा, तो ऐसे में ये जो 100 लाख रुपीस की इंटरेस्ट इनकम है ये डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी अगर नॉन रेजिडेंट के द्वारा लोन का पैसा बाहर यूज किया गया है। लेकिन अगर ये लोन का पैसा यूज किया गया है यूज्ड इन इंडिया, तो जो यह 100 लाख रुपीस की इंटरेस्ट इनकम है यूएसए एजेंसी के हाथ में, यह मानी जाएगी डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। इफ सच लोन हैज बीन टेकन बाय नॉन रेजिडेंट, interest income shall be accrue arise in India only if loan amount has been utilized in India in business or profession।
तो यहां पर यूज्ड इन इंडिया के लिए बताया गया बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज होना जरूरी है। बट इफ सच लोन अमाउंट इज यूटिलाइज्ड इन एनी अदर सोर्स इन इंडिया और it has been utilized outside India, then interest income shall not be deemed to be accrualized in India। तो यहां पर बिजनेस प्रोफेशन के अंदर यह पैसा यूज होना जरूरी है। तो यहां पर तीसरा केस हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद यहां पर बताया गया रॉयल्टी को लेकर और टेक्निकल फीस को लेकर। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी के रिगार्डिंग कहा गया, रॉयल्टी मींस एनी अमाउंट पेबल इन कनेक्शन विद पेटेंट, इनोवेशन, मॉडल, डिजाइन, फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है पेमेंट कर रही है किसी पेटेंट के लिए, किसी डिजाइन के लिए, किसी फॉर्मूला के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, तो यहां पर कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट कर रही है आउटसाइड इंडिया किसके लिए? पेटेंट्स के लिए। इफ गवर्नमेंट हैज टेकन एनी पेटेंट राइट और एनी टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड हैज पेड रॉयल्टी, तो यहां पर रॉयल्टी पे की जा रही है इस पेटेंट के लिए, it will be considered to be income of the person who has received it and it is arise in India। तो यहां पर इस रॉयल्टी को क्या माना जाएगा? deemed to be accrue और arise in India। तो गवर्नमेंट अगर किसी प्रोसेस के लिए, किसी फॉर्मूला के लिए, किसी ट्रेडमार्क के लिए आउटसाइड इंडिया किसी को अगर कोई पेमेंट करती है एज ए रॉयल्टी, तो ऐसे में यह रॉयल्टी है जो उस व्यक्ति के हाथ में जो इसको रिसीव कर रहा है उसके लिए यह इनकम डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इफ गवर्नमेंट हैज टेकन एनी पेटेंट राइट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड हैज पेड रॉयल्टी फॉर सच पेटेंट राइट, it will be considered to be income of the person who has received it and it will be accrue arise in India even if the patent right etc has been used outside India। तो इस पेटेंट का भले ही जो यूज है वो इन इंडिया हो, यूज्ड इन इंडिया हो या फिर यूज्ड आउटसाइड इंडिया हो, तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर पेटेंट्स के लिए रॉयल्टी पे की जा रही है। तो ऐसे में इफ सच पेमेंट इज बीइंग गिवन बाय इफ द पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा हैज बीन यूज्ड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट के अलावा अगर मान लीजिए यहां पर कोई रेजिडेंट है, गवर्नमेंट के अलावा कोई रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है अदर देन गवर्नमेंट, अगर उसके द्वारा कोई आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट की जा रही है रॉयल्टी की किसी पेटेंट के लिए, तो ऐसे में यह जो पेटेंट के लिए रॉयल्टी दी जा रही है यह आउटसाइड इंडिया जो इसको रिसीव कर रहा है उसके लिए डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया तभी मानी जाएगी जब यह जो पेटेंट है यूज्ड इन इंडिया है। अगर पेटेंट जो है वो यूज किया गया है आउटसाइड इंडिया तो यह जो डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया है वो नहीं मानी जाएगी, और अगर पेटेंट यूज किया गया है इन इंडिया तो यह डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखें, गवर्नमेंट अगर रॉयल्टी की पेमेंट कर रही है किसी पेटेंट के लिए आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में उस व्यक्ति के हाथ में जो इस पेमेंट को रिसीव कर रहा है उसके लिए वह इनकम डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, भले ही वो पेटेंट जो है इंडिया में यूज किया गया हो या फिर आउटसाइड इंडिया यूज किया गया हो। तो यहां पर आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट के अलावा और कोई व्यक्ति है, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, अगर वो किसी पेटेंट के लिए रॉयल्टी पे कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में अगर वो जो पेटेंट है इंडिया में यूज किया गया है तो ही आउटसाइड इंडिया वाले व्यक्ति के लिए
वह जो इनकम है डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, अदरवाइज वह इनकम डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग भी कहा गया है कि अगर कोई भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई भी फीस की पेमेंट की जाती है बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में भले ही वो टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया ली गई हो या फिर इन इंडिया ली गई हो, यह आउटसाइड इंडिया वाले व्यक्ति के लिए डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। और अगर टेक्निकल सर्विसेज ली गई है किसी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के द्वारा और वो किसी फीस की पेमेंट करता है आउटसाइड इंडिया, तो वो तभी डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी जब जो टेक्निकल सर्विसेज है वो इंडिया में ली गई हो। तो यहां पर हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।